हाँ जी, हम कर रहे थे 20th चैप्टर आपका एनसीईआरटी बुक का। हमने उपभोक्ता के अधिकार कंज्यूमर राइट्स कर लिए थे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक कंज्यूमर राइट्स तक? नो मैम। नहीं है। राइट टू सेफ्टी है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू चूज है, राइट टू बी हर्ड है, राइट टू सीक रिड्रेसल है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। 6 आपके राइट्स हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये पॉइंट सारे याद होने चाहिए और आपको ये सारे राइट्स पता होने चाहिए। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये सारा हमने कर लिया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, इसका ईयर पूछा जाता है कब आया था, क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं, किस किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स कंज्यूमर फेस करता है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट की थी तो आपसे यही पूछा था कि आपने कभी कोई प्रॉब्लम फेस की है या आप सेटिस्फाइड हो, कभी आपका कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कोई बुरा एक्सपीरियंस, इससे रिलेटेड डेफिनेशंस आ जाती है। कंज्यूमर फुटफॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर फुटफॉल क्या होते हैं। मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ। ठीक है, ये आपका चैप्टर में मेन जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। कहीं नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख के कर लीजिए, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो ये आएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। यस मैम। कंज्यूमर फुटफॉल यानी उपभोक्ता आगमन संख्या, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे रिलेटेड। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम्स आ गई सारी कि क्या क्या फेस करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना। ये सारा चैप्टर जो है ये 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हम कर चुके थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर हमारे उपभोक्ता के अधिकार। अब आज हम यहाँ से कंप्लीट कर रहे यहाँ से शुरू करेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं। देखो, स्टैंडर्ड मार्क्स वैसे तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है बनाने। मैंने आपको उस दिन होमवर्क भी दिया था स्टैंडर्ड मार्क्स बनाने के लिए। किया है सबने? हाँ या ना? हेलो, यस मैम। किया है सबने? मैम ग्रुप पे भेज देंगे। हाँ, बना यस के मैम। भेज दीजिए। ठीक है। अब देखो, कई कई स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं, उनमें कई पर्टिकुलर चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, पहला तो कि ये कौन सा मार्क है जो आपको नज़र आ रहा है, ये कई कई मार्क्स हमने आपने फूड सेफ्टी वाले चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं, बट रिवीजन के लिए कौन सा मार्क है? स्क्रीन दिख रही है सबको? मैम ISI मार्क। आईएसआई मार्क है। किस किस चीज़ पे होता है आईएसआई मार्क? किन किन चीज़ों पे होता है आईएसआई मार्क? कोई एग्जांपल? नेशनल। हम्म, आदित्य आपकी वो अंजलि आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। हाँ जी, देखो आईएसआई में और कोई बच्चा? नेशनल स्टैंडर्ड्स का। हाँ, नेशनल स्टैंडर्ड्स है ये, बट किन किन प्रोडक्ट्स पे होता है ये? मैं एग्जांपल्स पूछ रही मैम हूँ। फूड प्रोडक्ट पे होता है। फूड में कौन प्रोडक्ट से पर। फूड पे होता है? हम्म, मैम वेजिटेबल्स पे हो सकता है। वेजिटेबल पे होता है? कैसे? हमने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में? कोई एग्जांपल? मैम जो वाटर बॉटल पे पढ़ा था हमने, हाँ या ना? यस मैम। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन पे हमने पढ़ा था, यस मैम। जो इंडस्ट्री में बनते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, जैसे मैंने आपको बताया मिल्क पाउडर हो गया, इस पे भी होता है। ठीक है, तो आईएसआई मार्क जो है दिस इज दिस, हाँ बिस्किट्स पे होता है, इन सब पे होता है ना। तो दिस इज द सर्टिफिकेशन मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब ये आपने याद रखना है,
एक होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS और एक होता कि है ISI। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? ये दोनों चीज़ों की फुल फॉर्म पता है सबको? BIS होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और जो है ISI होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। BIS जो है अभी भी ये BIS एग्जिस्ट करता है। ठीक है, BIS जो है वो जो स्टैंडर्ड मार्क इशू करता है वो कौन सा मार्क होता है? ISI, क्योंकि पहले BIS को इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड मार्क का नाम चेंज नहीं किया, उन्होंने वो सेम रखा, बट इंस्टीट्यूट का नाम चेंज होकर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया। अब क्लियर है? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन मार्क जो इशू करता है BIS वो होता है ISI, और दोनों की फुल फॉर्म्स क्लियर होनी चाहिए। पहले इसको ISI ही बोला जाता था। अंडर दिस स्कीम लाइसेंसेस आर इशूड टू मैन्युफैक्चरर्स हुज गुड्स मीट द रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स। ये उनको दिए जाते हैं, इनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो इनमें लाइसेंस जो है उनको ही दिया जाता है जिनको जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स। अब ये सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स पे नहीं मिलता, इसके अलावा और प्रोडक्ट्स पे भी मिलता है। इंडियन स्टैंडर्ड्स कवर फूड आइटम सच एज। अब ये जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है ये बिफोर FSSAI दी गई है, ये याद रखिए। ठीक है, तो बिफोर FSSAI ये जो है सबकी देता था, फूड्स वेजिटेबल्स भी देता था, फ्रूट्स भी देता था, मीट प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स और प्रोसेस फूड, सीरियल प्रोडक्ट्स, कैंडीज, बेवरेजेस, ये सब में देता था। वैसे ही मोस्टली किस चीज़ों पे दिया जाता है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जिनकी अच्छी क्वालिटी होती है उनको दिया जाता है। सो BIS और ISI इज़ नॉट अ मैंडेटरी स्टैंडर्ड, ये याद रखिए, ये वॉलंटरी है। जो कोई कंपनी अगर चाहे तो FSSAI के अलावा BIS या ISI का मार्क भी इशू करा सकती है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में यही सब चीज़ें आएंगी आपकी, ये सब भी करा सकते हैं। क्लियर है अब ये चीज़? ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। ठीक है, अब इसके अंडर कुछ चीज़ें मैंडेटरी है। अदर प्रोडक्ट्स में जो आता है ना, इलेक्ट्रिकल गुड्स, सोप्स, डिटर्जेंट, पेंट्स, इन सब में के लिए ये जो है ये मैंडेटरी है। फूड प्रोडक्ट्स में इन सब के लिए जो है ये मैंडेटरी नहीं है। आई बात समझ? यस मैम। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम जैसे कि जो बाहर चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी, जैसे कि हम किसी कॉफी का एग्जांपल ले ले, तो उसके ऊपर किस चीज का मार्क होगा? मतलब ISI का होगा या बाहर फिर होगा तो ISI का? नेशनल स्टैंडर्ड नहीं होंगे। अगर बाहर आप WTO होगा। हाँ, तब आप नहीं, WTO नहीं होगा, कोडेक्स आप करेंगे, कोडेक्स के साथ। ठीक है, और मैम अगर ISO कहाँ वहाँ पे पे आएगा? कोडेक्स होगा, अगर वहाँ कोई और होगा तो वहाँ की एजेंसी के साथ, और इंडियन एजेंसी में कौन सा कॉमन ग्राउंड्स पे वो अग्री करते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम ये स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो उनकी अग्रीमेंट होती है, उसके बेसिस पे वो फॉलो डिसाइड करता है कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो होगा। ठीक है, यस मैम। और कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, अब क्लियर हो गया। पहला स्टैंडर्ड मार्क कौन सा है हमारा? ISI, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड है, बट ये फूड प्रोडक्ट्स के केस में मैंडेटरी नहीं है। बट अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स, आप देखोगे स्विच पे आपको ISI का निशान मिलता है, सोप पे आपको मिलेगा, डिटर्जेंट्स पे मिलेगा, पेंट्स के ऊपर मिलेगा, पेपर्स पे मिलेगा। अब इनमें भी सब पे कंपलसरी नहीं है, इलेक्ट्रिकल गुड्स पे कंपलसरी है, सोप, डिटर्जेंट, पेंट्स, पेपर पे कंपलसरी नहीं होता। आई बात समझ? तो कुछ के लिए मैंडेटरी है और कुछ के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब आ जाते हैं एगमार्क एंड फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। अब ये एगमार्क और फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर तो फूड प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। कैसे दिखते हैं ये मार्क? FPO ऐसा दिखता है और एगमार्क ऐसा दिखता है। ये तो हमने लास्ट वाले टर्म में भी करा हुआ है। FPO इस तरीके का, आपको डायग्राम बनाना अब आना ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो आप आइडेंटिफाई देखकर कर सकते थे, बट अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने हाथ से बनाने की, आपसे सही नहीं बनेगा और मार्क्स काउंट नहीं होंगे आपके।
फुल मार्क्स चाहिए तो इन स्टैंडर्ड को 5-5 बार बनाकर प्रैक्टिस करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं। दी स्टैंडर्ड्स हैव बीन promulgated by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली पर्टेन टू फूड प्रोडक्ट्स, तो नाम से पता चल रहा है फूड प्रोडक्ट्स है। अ कंज्यूमर शुड लुक फॉर एग मार्क सेल बिफोर बाइंग एनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो अगर आप कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मैं आपको एग्जांपल भी बता चुकी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का क्या होता है, जो कि उगाया जाता है, जैसे कि स्पाइसेस वगैरह आपकी हो गई, आटा का ऑयल हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है, मोस्टली ये होते हैं। और हमने एक वो भी टेक्निक भी की थी, कौन कौन से फूड डेरिवेटिव्स जो मिलते हैं वो ज़्यादातर किस में आते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाले में आते हैं, ठीक है। FPO lays down statutory minimum standards in respect of quality of various fruit products and processing facility। ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, ठीक है। अब ये FPO जो है कौन सा सिनेरियो फॉलो करता है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स जितने होने चाहिए एक प्रोडक्ट के लिए उसको फॉलो करता है। FPO ऑल्सो लेज लिमिट ऑन मेटालिक कंटामिनेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स फॉर डिफरेंट फ्रूट प्रोडक्ट्स। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो भी मिलावट होती है या प्रेजर्वेटिव डाले जाते हैं FPO फ्रूट प्रोडक्ट्स में, उसके लिए जो है लिमिट डिसाइड करता है कौन, FPO, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं जैम वगैरह पे FPO का निशान होगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर उस पर FPO होगा दैट मीन्स कि उसमें प्रेजर्वेटिव्स जो डले हैं, ये कलरिंग एजेंट्स डले हैं या कोई भी मिलावटी चीज़ है तो वो लिमिट के अंडर ही होगी। ऐसी कोई हार्मफुल केमिकल्स हैं तो वो लिमिट के अंडर होंगे, लिमिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे अगर वहाँ पे FPO का मार्क हमें मिलेगा। क्लियर है? दिस इज ऑल्सो नॉन वॉलेंटरी। क्लियर है? हाँ या ना? दो पढ़े हमने, एग मार्क और FPO। सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, क्लियर है। दोनों नॉन मैंडेटरी है। जो आपका ISI है वो सब कुछ प्रोडक्ट्स में मैंडेटरी होता है, कुछ में नॉन मैंडेटरी नॉन वॉलेंट्री होता है। और ये जो FPO है ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है, पर ये प्रेजर्वेटिव या मेटालिक कंटामिनेंट्स की लिमिट डिसाइड करता है। तो इसीलिए अगर किसी फ्रूट प्रोडक्ट के ऊपर ये मार्क होगा तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमें पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट में लिमिट जो है उसकी एक्सीड नहीं की गई और ये सेफ़ है कंजम्पशन के लिए, ठीक है। अब हमारे फूड वाले से रिलेटेड हो गए हैं। अब हम आते हैं वूल मार्क। वूल मार्क का क्या मतलब होता है, ये आपका वूल मार्क है, ठीक है। वूल मार्क में हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी लाइंस इसमें दी गई है वो मेंटेन करनी होती है। अगर आप इससे एक्सीड कर जाते हैं या कम बनाते हैं तो वूल मार्क जो है वो ये शो करता है कि 100% वूल नहीं है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, ठीक है। आई बात समझ? हाँ ना? ठीक है। ये जितनी इसमें लाइंस है ना वूल मार्क में दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ऊपर भी 5 है, इधर भी 5 लाइंस हैं, ब्लैक लाइंस हैं, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, ठीक है। 5 ब्लैक है और आपकी 4 वाइट लाइंस है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 5 वाइट ब्लैक लाइंस हैं और 4 वाइट लाइंस हैं, फिर यहाँ पे भी 5 ब्लैक हैं और 4 वाइट हैं और बीच में आपका गैप ऐसे ही। इसी तरीके से आपने ड्रॉ करना होता है। अगर आप इनमें से लाइन स्किप कर जाते हो, इसका ये मतलब होता है कि जो वूल है वो 100% प्योर नहीं है, वो अडल्ट्रेटेड है या उसके मिक्स्ड है, उसके अंदर कोई और जो है मिलाई गई है, इम्प्योर वूल शो करती है, ठीक है, ब्लेंडेड होती है। आई बात अब समझ? तो वूल मार्क इंडिकेट करता है कि वूल की क्या क्वालिटी है। आपने इसी तरीके से बनाना है, ये R भी बनाना है और ये भी बनाना है। अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड मार्क में कोई भी जो बीच की डिटेलिंग होती है वो मिस कर दोगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉ करने आते ही हैं, हर बार आते हैं। तो इसीलिए वूल मार्क की प्रैक्टिस करिए। 5 ब्लैक लाइन्स होंगी, 5 अगर लाइन है 5 ही बनेगा, 5 ही बनेंगी।
अगर आप कम बना, अगर से मेंशन किया गया है कि मिक्स है तो आप कम बनाएंगे, 3 बनाएंगे, और अगर फुल है तो आप फुल 5 बनाएंगे। ठीक है, ये देखो, वूल मार्क इज द स्टैंडर्ड मार्क्स ऑफ क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट फॉर वूल एंड वूलन गारमेंट्स। वूल मार्क किस पे मिलता है? वूल मार्क आपको जो आपके वूल्स, या तो प्योर वूल जो आप खरीदते हो उसके ऊपर मिलेगा, या वूलन कपड़ों के ऊपर मिलेगा। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट द वूल इज प्योर एंड द मार्क गारमेंट इज नॉट मेड ऑफ अदर फाइबर बट ओनली प्योर वूल। यही दर्शाता है कि जो वूल है, जो ऊन है, वो जो कपड़ा है वो प्योर ऊन से बना है, उसके अंदर और कोई फाइबर मिक्स नहीं किया गया। अगर मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप लाइन स्किप कर देते हो कोई भी, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई और फाइबर डाला गया है। तो क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ वूल मार्क बनाने को दिया तो आप यही 100% प्योर वूल का ही मार्क बनाओगे। अगर उसमें शो करा गया है कि उसमें और कोई फाइबर मिलाया गया, वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, पर अगर आता है तो आप लाइंस जो है वो कम कर सकते हो, गैप बढ़ा सकते हो। अब बनेगा इतना ही, गैप बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्लियर है अब ये चीज़? यस मैम। तो ये डिटेलिंग ध्यान रखना, स्टैंडर्ड मार्क जब आप अपनी कॉपी में भी बनाने की प्रैक्टिस करते हो और इसमें भी। फिर आता है सिल्क मार्क। सिल्क मार्क इज अ क्वालिटी एश्योरेंस लेबल फॉर द एश्योरेंस ऑफ प्योर सिल्क एंड इन एडिशन सर्व्स एज अ ब्रांड फॉर जेनेरिक प्रमोशन ऑफ प्योर सिल्क। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जब आप देखोगे कि सिल्क के सूट या सिल्क की साड़ियाँ अगर बेची जाती हैं तो उसके ऊपर ये सेलिंग प्रमोशन की एक टेक्निक की तरह यूज़ किया जाता है। ये जो आपका है ये सिल्क मार्क है। ठीक है, सिल्क मोथ होता है ना, उसकी तरह होता है ये, तो इसी की शेप में होता है। अब आपने यही प्रैक्टिस करनी है, कितने बार ट्विस्ट हैं इसके अंदर, तो उसी तरीके से आप एग्जैक्ट बनाएंगे। नीचे सिल्क मार्क लिखना भी ज़रूरी है। पिंक कलर का होता है ये, कलरफुल नहीं है, सब ब्लैक एंड वाइट है। ये जो होता है ये पिंक कलर में होता है, ये वाला भी, और ये जो है ये इसके ये बॉर्डर बैकग्राउंड ये भी पिंक में होता है। ये आर लिखना भी ज़रूरी है। कंप्लीट आप बनाएंगे, इससे शो करता है कि जो सिल्क का जो कपड़ा खरीद रहे हैं वो 100% सिल्क है, 100% नेचुरल सिल्क है। ठीक है, क्लियर है अब ये चीज़? आगे ये ड्रॉ करना। ठीक है, प्रैक्टिस करिए और फोटो भेजिए, 5-5 बार बनाओगे तब जाके समझ आएगा कैसे सही बनता है। फिर आपका है हॉल मार्क। हॉल मार्क सबको पता है, ज्वेलरी पे होता है, ज्वेलरी या गोल्ड आर्टिकल्स के ऊपर होता है। यस मैम। हॉलमार्क। ठीक है, हॉलमार्क इट इंडिकेट्स दैट द प्रेशियस मेटल सच एज प्लैटिनम, किन किन प्रोडक्ट्स पे होगा? प्लैटिनम के ऊपर होता है, सिल्वर होता है और गोल्ड आर्टिकल हैव बीन इवेलुएटेड एंड टेस्टेड एट एन ऑफिशियल एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। अब देखो ये हॉलमार्क जो है ना, ये भी BIS ही इशू करता है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ही करता है। ठीक है, इसमें भी गोल्ड के टेस्ट किया जाता है, जो भी बना रहे हैं वो टेस्ट, उनका टेस्ट किया जाता है कि जो गोल्ड है वो प्योर है, या जो भी ज्वेलरी है वो प्योर एक्सपेंसिव मेटल के साथ बनी है। ठीक है, तो जो इनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, कंप्लाई करता है, उनको ये इशू करा जाता है, जो नहीं करता उनको नहीं किया जाता। ठीक है, और मार्किंग सेंटर दे हैव सर्टिफाइड दैट द मेटल यूज्ड कन्फर्म्स टू द नेशनल और / इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फाइननेस / प्योरिटी। ठीक है, फाइन, अब 100% गोल्ड तो हम नहीं यूज़ कर सकते, कुछ तो उसमें अलॉय डाला जाता है, बट स्टिल आपका वो जो मिनिमम जितना कैरेट गोल्ड होना चाहिए उतना जो है वो उसमें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, apart from statutory, semi-government and non-government body looking after consumer interests like BIS and Directorate of Marketing and ये अंडरलाइन कर लीजिए फुल फॉर्म्स वाले। BIS की तो मैं बता चुकी हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन DMI। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयर आर प्रोटेक्शन काउंसिल सेटअप बाय गवर्नमेंट एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। तो कई जो है सेंट्रल जो आपकी जो एक तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन तो हैं ही जो कि अडल्ट्रेशन और इन सब चीज़ों को, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखती हैं। इसके अलावा जो है कई प्रोटेक्शन काउंसिल्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, ताकि जो है स्टैंडर्ड्स फॉलो हो सके।
Non-governmental organization, voluntary consumer organization play an important role in consumer education. ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे नॉन गवर्नमेंट या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं लोगों को कंज्यूमर एजुकेशन देने के लिए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम कर रहे हैं. ठीक है. Due to their non-partisan interest, they also disseminate information through their magazines, booklets. अब कई सारी organizations जो हैं वो जैसे न्यूज़लेटर्स और न्यूज़पेपर्स आते हैं उसके थ्रू लोगों को रेगुलर टाइम पे उनके जो भी जो उसमें होते हैं चेंजेस होते हैं इनके राइट्स और इनसे लेकर जो भी इश्यूज रेज करते हैं वो लोगों को पब्लिश करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो बुक मैगजीन्स निकलती है इनकी, बुक लेटर्स, न्यूज़ लेटर्स, बाइंग गाइडलाइंस, ऑडियो विजुअल मटेरियल एंड रिसर्च रिपोर्ट्स निकलती हैं. मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आर एंगेज इन कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट. कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो टेस्टिंग भी करती हैं, क्रिएटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स. तो आप देखते हो कि जो अडल्ट्रेशन वगैरह प्रैक्टिसेस होती है उसको लेके कई सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने ड्राइव चलाते हैं और जिसमें लोगों को उसके बारे में बताते हैं कि ये जो है अनसेफ है और ये जो है ये प्रोडक्ट सेफ है. प्रोडक्ट्स रिकॉल का मतलब होता है कि अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ जाता है और उसकी क्वालिटी में कोई ख़राबी होती है तो वो पूरा प्रोडक्ट पूरी मार्केट से वापस हो गया, इसे प्रोडक्ट रिकॉल कहते हैं. तो कई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें भी अपना रोल प्ले करती हैं और गवर्नमेंट या जो कंपनी बनाने वाली है उसके बाद प्रेशर डालती हैं कि वो अपना सारा प्रोडक्ट रिकॉल कर लें. डिसएमिनेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लेजिस्लेटिव प्रोविजंस फॉर कंज्यूमर लीगल एडवाइस एंड एडवोकेसी. लोगों को लीगल एडवाइस एडवोकेसी के बारे में भी लोगों को इंफॉर्मेशन भी देती हैं और इवन जो है जो लॉयर्स वगैरह प्रोवाइड भी कराते हैं. हैंडलिंग कंज्यूमर ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट एंड एक्टिंग एज विजिलेंस ग्रुप दे होल्ड. तो ये विजिलेंस ग्रुप यानी विजिलेंस का मतलब क्या होता है कि जो निगरानी रख रहा है इन सब लोगों के ऊपर कि कितने लोगों की क्या शिकायत आई है, क्या प्रॉब्लम आई है, एक तरीके से हेल्प करने का काम करते हैं ताकि जो एजेंसीज हैं वो अपना काम सही तरीके से कर सके. विजिलेंस यानी कि काम पे ध्यान रखना, निगरानी रखना. वो विजिलेंटी होता है ना कि जो इसके ऊपर ध्यान रखते हैं कि कोई वो सब ना हो. दे होल्ड पब्लिक नॉन पार्टीशन क्या होता है? कहाँ है नॉन पार्टीजन इंटरेस्ट कि जो उनका अपने आप कोई जब तक आप इन्वॉल्वमेंट नहीं है तब तक आपका नहीं आता, मतलब किसी बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर रहे, वो अपना मतलब पैसे कमाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे. नॉन पार्टीजन मीन्स पैसे कमाने के लिए उनका नहीं है. जैसे एनजीओज होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की सोशल सर्विस के लिए करते हैं ना, इसीलिए अपना खुद का कोई उनका सेल्फिश रीज़न नहीं होता बट वो जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहते हैं. ठीक है, क्लियर है? जवाब तो दे दो कि मैं आगे बढ़ पाऊँ फिर आगे. ठीक है. दे होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, हैव लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंज्यूमर अवेयरनेस, एम्पावरमेंट एंड कंज्यूमर मूवमेंट. तो वो ये एनजीओ जिस तरीके से मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अपने खुद की वो बुक्स और ये सब रखते हैं, अपने जर्नल्स वगैरह मेंटेन करके रखते हैं ताकि लोग जाएं और वहाँ पे जो है इससे रिलेटेड का इंफॉर्मेशन ले और एक तरीके से उनका एक ग्रुप क्रिएट हो जाए जो सिमिलर इंटरेस्ट रखता है. मेन उनका यही है कि लोगों को कंज्यूमर अवेयरनेस, जैसे कि बच्चों के लिए एनजीओज वगैरह होते हैं ना, उनका क्या इंटरेस्ट है, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है. उनको यही है कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको सारी एजुकेशन मिले, कोई गलत काम ना हो किसी के साथ. सेम उनका भी यही है, एनजीओज हैं तो वो यही उनका इंटरेस्ट होता है कि लोगों को उनके राइट्स के बारे में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंज्यूमर पता हो. ठीक है. इन इंडिया वो सेवरल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंगिंग अबाउट पब्लिकेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ वॉइस. अब ये अंडरलाइन कर लीजिए, जो वॉइस है ये क्या है, दिल्ली बेस्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक तरीके का एनजीओ ही है. ब्रिंग आउट कंज्यूमर वॉइस, तो ये भी कंज्यूमर वॉइस यानी लोग जो उपभोक्ता की आवाज़ उठाने के लिए बनाया गया है. CERC एंड अहमदाबाद, तो ये वॉइस जो है ये दिल्ली का है. अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए कि आप एग्जांपल देने को
कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कौन कौन से नॉन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। पहला आपका वॉइस दिल्ली बेस्ड है, कंज्यूमर वॉइस के ऊपर फोकस करता है। CERC अहमदाबाद कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिंग आउट इनसाइट। सिमिलरली द ये जो है ये कंज्यूमर वॉइस नाम से निकालते हैं जो अपने पब्लिकेशंस वगैरह आते हैं, ठीक है। कंज्यूमर इनकी के इनसाइट। सिमिलरली द कंज्यूमर यूनियन इन द US ब्रिंग आउट कंज्यूमर रिपोर्ट्स, उनके नाम पे कंज्यूमर रिपोर्ट्स निकलते हैं US में, ठीक है। कंज्यूमर यूनियन नाम से ऑर्गेनाइजेशन है। कंज्यूमर एसोसिएशन इन UK ब्रिंग्स आउट विच, इस नाम से उनकी वो निकलती है। एंड ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर एसोसिएशन ब्रिंग्स आउट चॉइस। तो ये सारी जो है कंज्यूमर अवेयरनेस और जो कंज्यूमर पब्लिकेशंस है, मतलब जो उनके जर्नल्स या उनकी मैगजीन्स इस नाम से पब्लिश होती हैं, जो कंज्यूमर जो है एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। एवरी ह्यूमन बींग हैज़ नॉट ओनली राइट्स बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने हमारे जो भी एज अ कंज्यूमर राइट्स तो हैं, बट हमारे कुछ अपने उत्तरदायित्व भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, जिनका हमें पालन करना चाहिए। यू मे हैव हर्ड सम पीपल स्पीक ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बारे में बात करते हैं, सिर्फ राइट्स ही आपके लिए काफ़ी नहीं होते। क्लियरली इंडिकेटिंग दैट बोथ गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ काम करते हैं। राइट्स तो हैं पर राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना भी ज़रूरी है। दस इन ऑर्डर टू बी एबल टू एक्सरसाइज वंस राइट इट इज़ नेसेसरी टू बी अवेयर ऑफ वंस ड्यूटी। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आर ड्यूटी। अधिकार पाने के लिए पहले अपना काम करना ज़रूरी होता है। एज अ कंज्यूमर देयरफॉर वी नीड टू अवेयर अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है हमारी एज अ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहला, ये इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही आते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर अगर अलग से क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें क्या आता है कि अपनी कोई भी चीज़ हो उसकी कंप्लेंट ज़रूर करिए, अपना बिल ज़रूर अपने पास रखिए, ये सब चीज़ें आती है। एक बार कंपैरिजन करिए, कंप्लेंट ज़रूर करें अगर आपके साथ कोई गलत बात होती है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रेगुलरली अपडेटिंग देयर नॉलेज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी आपकी इस फील्ड में एज अ कंज्यूमर आपको अपने सारे लॉज, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं आपकी कंट्री में, उसके बारे में आपको अपनी नॉलेज अपडेटेड रखनी चाहिए। पहला हो गया। दूसरा, कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट इन ऑल देयर डीलिंग्स एंड मस्ट पे फॉर ऑल देयर परचेजेस, ठीक है। ऑनेस्ट तरीके से, ये नहीं है कि आप कुछ हेरा फेरी कर कर अपने पैसे इस तरीके से दे रहे हैं, आप जो है लीगल तरीके से नहीं दे रहे, ब्लैक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब अगर आप कर रहे हैं तो आप जो है आपको फिर राइट्स भी नहीं मिल पाएंगे। बिफोर मेकिंग अ परचेज कंज्यूमर शुड डू अ मार्केट सर्वे। ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले कंपैरिजन करें, मार्केट सर्वे करें, ताकि आप प्राइजेस और क्वालिटी जो है कंपेयर कर सकें। कंज्यूमर शुड फील फ्री टू चूज फ्रॉम द वेराइटी अवेलेबल एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। कंज्यूमर जो है उसको अपनी मर्जी से अपना प्रोडक्ट जो है वो करना है, किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। ये चीज़ है। क्लियर है ये 4 पॉइंट सबको? यस मैम। ठीक है। वाइल मेकिंग अ परचेज ही और शी शुड रीड ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द, पहले लेबल ज़रूर पढ़ें, ठीक है। आप अगर लेबल पे कोई चीज़ दी, आप उससे एलर्जिक हैं और आप वो फिर भी खरीद लेते क्योंकि आपने लेबल पढ़ा ही नहीं, और आप बाद में कंप्लेंट करने जाए आपके हेल्थ को कुछ नुकसान हुआ, तो आपको फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले लेबल में जो इन्फॉर्मेशन अगर दी गई है तो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले। To be assured of quality, he should buy products with standardization mark. Standardization mark ज़रूर चेक करें लेबल पर, हमेशा स्टैंडर्डाइज निशान वाला प्रोडक्ट ही ले। आप लोकल पे सामान ले लेते हैं या हम फेक ब्रांडेड ले लेते हैं, उसके बाद आप उस पर कंप्लेंट आप कभी नहीं करेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। कंज्यूमर शुड कीप रिसीट एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ परचेज। तो अगर आपको वारंटी कार्ड मिल रहा है, आपको बिल मिल रहा है, तो उसका ज़रूर अपने पास रखें। These may be needed as a proof of purchase for filing complaints in case of problem, defective, malfunctioning products. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इन केस ऑफ परचेज ऑफ सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक डिपॉजिट, ही और शी शुड अंडरस्टैंड एंड रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं आपको पहले बता चुकी थी, ये मैंने
LIC का एग्जांपल भी दिया था कि उसमें बड़ी जल्दी जल्दी सारे वो दे देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप जो है वो अवॉइड करते हैं इतने सारे रीड करना और साइन कर देते हैं, और वो पॉलिसी या जो भी है वो इंश्योरेंस खरीद लेते हैं या क्रेडिट कार्ड परचेज, और बाद में फिर उसके फ्रॉड अगर कोई होता है तो उसमें आपको कोई भी स्कोप नहीं बचता कंप्लेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा पहले यस। सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, सारी कंडीशन समझ लीजिए, उसके बाद ही कोई जो है क्रेडिट कार्ड पॉलिसी या कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी। He or she must have increasing awareness about various national and international consumer organization in terms of their activity, work and understand the benefit of becoming a member। हाँ, इसी में ये आपका कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनिए, इनके बारे में नॉलेज रखिए और इन्वॉल्व होइए इनके साथ। ठीक है, ये आपके हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर करियर इन कंज्यूमर स्टडीज फील्ड। अगर आप कंज्यूमर स्टडी की फील्ड में अगर आपको करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या स्किल चाहिए? टू बी सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर स्टडी यू नीड नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। किस तरीके से ये काम करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो उपभोक्ता को सुरक्षा है वो किस तरीके से काम करती है। रिड्रेसल एजेंसी, उनकी बात सुनने की एजेंसी किस तरीके से करती है। बट ऑल्सो नीड सॉफ्ट स्किल्स लाइक गुड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल। भैया आप क्या कर रहे हो? सोशल सर्विस कर रहे हो। सोशल सर्विस के लिए आपको कम्युनिकेशन और जो है लोगों से बात करने की स्किल, लोगों के प्रति एम्पैथी रखना एंड दूसरों का एटीट्यूड जो है ये समझना, बीइंग दूसरे की बात सुनना। कोई प्रोग्राम अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो क्रिएटिविटी रखना उसके लिए। अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट यानी पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट्स जो आप लोगों को इसके थ्रू कर सकते हैं। टॉक्स देना होगा आपको कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए, लोगों को एजुकेट करना है, तो टीचिंग स्किल्स बेसिकली जो होते हैं वो आपके अंदर होने चाहिए कि आप सिखा रहे हो। यू शुड ऑल्सो हैव राइटिंग स्किल्स फॉर डेवलपिंग एजुकेशनल मटेरियल। आपको हो सकता है कि एजुकेशनल मटेरियल, पैम्फलेट्स और ये सब डेवलप भी करने पड़े, तो उसके लिए आपको लिखना आना चाहिए। डेवलपिंग एजुकेशन फॉर कंज्यूमर एजुकेशन, रिपोर्टिंग कंज्यूमर टेस्ट फॉर कंज्यूमर। अभी डेटा जो आपको अगर मान लीजिए मिलता है तो फिर उसको कैसे रिपोर्ट करना है। एंड विलिंगनेस टू हेल्प फेलो कंज्यूमर्स, तो लोगों को मदद करने की एक इच्छा शक्ति, ये जो है ये स्किल्स होने चाहिए अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते। बेसिकली इस फील्ड में करियर दैट इज अ सोशल सर्विस, तो जो चीज़ें सोशल सर्विस के लिए चाहिए वो स्किल्स आपको इसमें चाहिए। A person desirous of entering this field as a professional must have a thorough knowledge about quality standards of various kinds। अब नॉलेज क्या चाहिए आपको? स्टैंडर्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अडल्ट्रेशन किस किस में होती है, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं इन अडल्ट्रेशन को, एज वेल एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, क्या क्या कानून बने हैं इसके ऊपर, क्या है कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम पढ़ चुके हैं बट इन डेप्थ आपको पढ़नी चाहिए। Several career options in the area consumer education and protection will be open to you after pursuing career at the undergraduate postgraduate level। इसके लिए आपको पढ़ाई क्या करनी होगी? बहुत सारे अब कंज्यूमर एजुकेशन एज अ मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं होता कभी भी, हमेशा किसी एक कोर्स का पार्ट होता है उसमें जहाँ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको वो कोर्स में या तो आप ग्रेजुएशन स्नातक करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर करेंगे। दीज प्रोग्राम्स एम एट क्रिएटिंग ओवरऑल अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ऑन कंज्यूमर अफेयर एंड स्पेशल एम्फेसिस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या क्या कोर्सेज जिनमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है या ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो आपका बेसिकली होम साइंस में ही पढ़ रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े तो BSc होम साइंस, BA होम साइंस में, BA होम साइंस दिल्ली में नहीं होती है बट BSc होम साइंस दिल्ली में होती है। BSc फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ये पढ़ाया जाता है। फैमिली, ये सारी ब्रांचेस हो गई, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, BSc इसमें भी पढ़ाया जाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट ये भी होम साइंस की ब्रांच है। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA में पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट। बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, BBS में भी ये पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट। इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन द सब्जेक्ट में भी कॉल्ड कंज्यूमर स्टडी, कंज्यूमर एजुकेशन, सब्जेक्ट बोला जाता है। मैंने कहा ना एक सब्जेक्ट, उसमें टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। कोर्स जो है कंज्यूमर पे स्टडीज़ पे एज सच प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, स्कोप क्या है, अब आप क्या क्या बन सकते हो? वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे BIS वगैरह में आप काम कर सकते हो, चाहे वह डिसीजन मेकिंग हो, मैनेजेरियल हो या कोई टेक्निकल पोजीशन हो यानी टेस्टिंग वगैरह का काम।
वर्क इन अ वॉलंटरी, हमने देखो सरकारी है गैर सरकारी, वॉलंटरी और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ा, एनजीओ ये सब जो वॉइस वगैरह मैगजीन्स वगैरह कर रहे हैं। अब वहाँ पे भी टेस्टिंग का काम भी होता है, प्राइवेट एनजीओ वगैरह टेस्टिंग का काम भी करते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस का काम भी करते हैं, एजुकेशन एम्पावरमेंट का भी। और आप वहाँ पे अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप मैगजीन्स पब्लिश करने का काम भी कर सकते हो। Work in the consumer division of corporate house which deal with consumer complaints and consumer suggestion, or in customer relationship management and customer facilitation the division looking into creating customer database and dealing with them। अब जो खुद ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कंज्यूमर डिवीजन में भी आप काम कर सकते हो, जिसमें लोगों की अगर कोई ग्रीवियांस या कोई इससे रिलेटेड है तो उनको मदद कर सकते हो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। वर्क विद मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन एरिया, या तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट के लोगों का क्या बिहेवियर होता है, कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर आप रिसर्च का काम भी कर सकते हो कि लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं मार्केटिंग एज अ कंज्यूमर, तो लोगों की क्या तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, क्या बिहेवियर है, क्या सोचते हैं, कितने लोगों को सामान मिल पाता है अपनी मर्जी का, कितने लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं क्वालिटी को लेकर, ये सब पे। स्टार्ट योर ओन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, अपना खुद का कर सकते हो आप कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, अपना खुद का एनजीओ शुरू करो। वर्क इन नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन फॉर डूइंग कंज्यूमर काउंसलिंग एंड हेल्पिंग पीपल इन गेटिंग रेड्रेसल। जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उसमें लोगों को, वही जो प्राइवेट कंपनी अपनी खुद की कर रही हैं, तो दूसरी साइड एज अ गवर्नमेंट की तरफ से भी आप वही कंसल्टेंट का काम कर सकते हो, वर्क उनकी हेल्पलाइन पे काम कर सकते हो। वर्क एज कंसल्टेंट टू कंज्यूमर क्लब बिंग, हाँ इसके अलावा स्कूल्स कॉलेजेस में भी कंसल्टेंट का आता है जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो आप वो भी काम कर सकते हो। आप फ्रीलांस का काम भी कर सकते हो जिसमें आपको पता चलता है कि आपके नोन में कोई इंसान है जिसको कोई प्रॉब्लम है, उसको सजेस्ट करने का पेड बेसिस पे भी काम कर सकते हो। वर्क विद द डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी एज अ कंटेंट डेवलपर फॉर देयर एडवर्टीजमेंट डीलिंग विद कंज्यूमर अवेयरनेस, जो आपकी मीडिया हाउसेज होते हैं जो जैसे एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, जागो ग्राहक जागो टाइप, तो उस तरीके से भी आप पब्लिसिटी का काम कर सकते हो कंज्यूमर अवेयरनेस के ही फील्ड में। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको, जो एड्स यस वगैरह मैम। मीडिया हाउसेज वगैरह निकालते हैं। वर्क एज एन एनालिस्ट इन कंज्यूमर टेस्टिंग, एनालिस्ट यानी जो प्रोडक्ट को खुद टेस्ट कर रहा है, वही टेक्निकल वाला, जैसे BIS में गोल्ड आया तो गोल्ड की टेस्टिंग का काम आप कर रहे हो। Some persons may also become consumer activists and with legal training can plead cases। आप लॉ अगर आपने पढ़ा है तो आप एज ए लॉयर काम कर सकते हो। Those who have excellent writing skills में टेक अप जर्नलिज्म, आपको अगर जर्नलिज्म वाली फील्ड में आपको तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप आगे लोगों को पहुँचाने का काम कर सकते हो। Besides all of the above, some additional training those interested can work in junior level to assist individuals in financial management. With further training and experience, one can move into career related to insurance, shares and financial portfolio management। ये टेक्निकल चीज़ें भी आगे, अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है या किसी के अंडर काम किया, इंटर्नशिप किया है, तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे को कैसे अपना बचाना है, जैसे कि कौन सी पॉलिसी लें कौन सी नहीं लें, उसका से रिलेटेड आप दे सकते हो। शेयर्स कैसे लेने हैं, कैसे अपनी इनकम बढ़ानी होती है, उसका काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया। कोई डाउट किसी को इस चैप्टर में से? ये जैसे इसमें रिव्यू क्वेश्चन में कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन इसी तरीके से आ जाती हैं। लिस्ट द फॉलोइंग, इसमें सिर्फ 3 लिखा है, आप प्रॉपर 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही करिए। ठीक है, आपका इसके अलावा करियर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो करियर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इस तरीके से आपने तैयार करना है। ये तो आपका हो गया स्कोप, और ये आपकी स्किल्स, और ये आपकी एजुकेशन। ठीक है, इस फील्ड में चाहिए होगी। डन, कोई डाउट किसी को यस मैम। है? बताओ क्या डाउट है। नो मैम। सो गए सारे? अटेंडेंस ले रही हूँ मैम। कोई है अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है तो पूछ लो। प्रैक्टिकल का कुछ पूछ रहे थे, 50 हो गए हैं। पहले अटेंडेंस ले लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं।
जिसका है ना टेबल, एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर लो, मैं अपनी बंद कर देती हूँ। एक में पहले अटेंडेंस लेने दो फिर बंद करना। खुशबू, नेहा, यस मैम। पूजा, डिम्पी, कांक्षा, यस मैम, आकांक्षा प्रेजेंट। संगीता, प्रेजेंट मैम। नीतू, प्रेजेंट मैम। नेहा, प्रेजेंट मैम। सपना, नहीं है, रिया, नहीं है, दृष्टि, प्रीति, प्रेजेंट मैम। दिव्या, नजीना, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी, हंसिका, पलक, प्रेजेंट सॉरी रिजवाना, मैम। रोल नंबर 16 प्रेजेंट है। हंसिका, रिजवाना, यस मैम। पलक, पुण्या, रोशनी, प्रेजेंट मैम। अंजलि, प्रेजेंट मैम। नंदिनी, प्रेजेंट मैम। सिमरन, राखी, कृतिका, रोल नंबर 25 प्रेजेंट मैम। क्या बोल रहे हो? कृतिका है, और कौन बोल रहा है? निकिता रोल नंबर 25। ठीक है। स्नेहा, अंजलि, प्रेजेंट मैम। सिया, ज्योति, प्रेजेंट मैम। अदिति, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, आस्था, प्रेजेंट मैम। श्रुति, नीतू, सॉरी नीतू, नीतू है कि नहीं है? श्रुति, प्रेजेंट मैम। अनन्या, प्रेजेंट मैम। आयुषी, स्नेहा, प्रेजेंट मैम। आफिया, तान्या, निधि, प्राची, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी, प्रेजेंट मैम। अमृता, साधना, शिखा, नाहिद, स्वाति। बाईस, ठीक है। हाँ, आप शेयर करो स्क्रीन जिसको प्रैक्टिकल में डाउट था। मैम वो क्लास में नहीं है। नहीं है, अभी तो बोला था उसने प्रैक्टिकल का कोई कोई कॉलम का एग्जिट मैम कर में भी दिया। वो आयुषी थी। है तो हंसिका ने पूछा था शायद। कौन सा टेबल पूछा था इसने? कौन सा प्रैक्टिकल का था? यस मैम। 10th। 10th।
अच्छा, एडवर्टीजमेंट वाला है तो इवैल्यूएट एनी एडवर्टीजमेंट फॉर एनी जॉब पोजीशन, ये वाला टेबल है। इसमें आपने क्या करना है कि आप जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, जॉब की वैकेंसीज आती है, जैसे ये वाला इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये अलग अलग DAV स्कूल में के टीचिंग की रिक्वायरमेंट है, लेक्चरर फिजिक्स की कुछ है, इंग्लिश की है, ये डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से आपने जो न्यूज़पेपर में कोई भी एडवर्टीजमेंट जॉब की दी गई है तो आपने वो एडवर्टीजमेंट को इवैल्यूएट करना है। अब 5 एडवर्टीजमेंट आपने लगानी है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 दिए, हमने 5 लगानी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी बस बताना है, टेलीफोन नंबर, ईमेल आपने लिखना है, एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड इन विच पेपर, कौन से न्यूज़पेपर में से आपने उठाई वो ऐड वो लिखना है, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट कौन सी तारीख को आई थी, कौन सी पोजीशन थी, क्या जैसे लेक्चरर फिजिक्स की थी या डॉक्टर की थी, ठीक है, तो फिजिशियन की थी या कोई सर्जन की थी, जिसकी थी पोजीशन वो लिखेंगे। वर्क एक्सपीरियंस अगर मांगा है तो लिखेंगे, नहीं मांगा तो NA करके या ब्लैंक छोड़ देंगे। एज लिमिट अगर उन्होंने बताई है कि है, यानी 35 साल 40 साल कुछ भी जो लिमिट अगर उन्हें दी है इतने साल तक की अप्लाई कर सकते हैं तो वो लिखनी है, नहीं लिखी दी गई तो ब्लैंक छोड़ दो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मान लीजिए MSc मांगी है, PhD मांगे, जो भी मांगी है तो वो आपने लिखना है। जॉब स्पेसिफिकेशन, अब जॉब में क्या क्या काम मांगा है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो लिखनी है कि क्या काम करना होगा उस इंसान को। तो अगर वो नहीं दी हुई तो ब्लैंक छोड़ दो, नॉट मेंशन कर दो, NA कर दो, कुछ भी कर दो। कॉम्पनसेशन पैकेज यानी सैलरी कितनी देंगे, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर लिखी है तो लिख दो, नहीं लिखी तो रहने दो। डिटेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन एंड कंपनी में किसको कॉन्टैक्ट करना होगा वो दिया हुआ है, ठीक है। जो चीज़ है एडवर्टीजमेंट में वो भर दो, जो नहीं है वो ब्लैंक छोड़ दो, NA कर दो, नॉट अवेलेबल कर दो, कुछ भी मैम करिए। 5 जॉब की लिखनी है ना? हाँ 5 जो है वो जॉब वाली हाँ, एडवर्टाइजमेंट। 5 जॉब की एडवर्टीजमेंट है, ये आप देखो ना, सैंपल है। या तो आपका हैंडमेड भी आप बना सकते हो एडवर्टीजमेंट, ठीक है। शुड नहीं आएगा, कुड भी आएगा, ठीक है। तो आप इसको हैंडमेड भी खुद भी बना सकते हो एडवर्टीजमेंट अपनी, ठीक है। अब क्लियर है एडवर्टीजमेंट 3 4 5 है मैम, उसका क्या मतलब है क्या? मैम? इसमें जो एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2 3 4 5 है, इसका क्या मतलब है? यही है, 5 एडवर्टीजमेंट है ना, 5 लगाओगे आप तो उन 5 को मेंशन करना है आपने, उसमें क्या क्या दिया हुआ था, ठीक है, वो बड़े नंबर बड़े है। छोटे दिख रहे हैं, ऐसे नहीं होंगे ना? हाँ नहीं, बॉक्सेस बड़े हो जाएंगे, वो 5 है ना, बस उन्होंने कहा 5 के डिटेल्स लिखनी है, एक को नहीं करना। इससे कंपैरिजन हो जाएगा कि किस में एडवर्टीजमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन थी, किस में कम थी, कौन सा न्यूज़पेपर जो है प्रॉपर देता है, क्या नहीं देता, किस पोस्ट के लिए क्या क्या चीज़, आपको भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। यस मैम। डन। और कुछ पूछना है किसी ने? नो मैम। चलो ओके।